हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। और आज का जो सेशन है वो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। जून मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कवर करने का। तो एज यूजुअल दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। और एक अच्छी बात ये है कि इस जून को कवर करने के बाद हम 6 मंथ के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कवर कर चुके होंगे, राइट। दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून। और नेक्स्ट मंथ जो है सीजीएल प्री का एग्जामिनेशन भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये 6 मंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इनको आप रिवाइज करते रहिए, या जो पढ़ चुके हैं वो दोबारा देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो आज का जो पहला पार्ट है उसको खत्म करते हैं जल्दी से। आज के जो पहले 50 क्वेश्चन है इनको जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश जून 2023। तो पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन से समझ आ गया कि जून में मनाया जाता है, लेकिन किस डेट को मनाया जाता है। तो पा से पर्यावरण और पा से 5, 5th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, 5 जून। उद्देश्य क्या रहता है कि कैसे हम अपने वातावरण को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है, शुद्ध रख सकते हैं, ग्रीनर रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं, और कैसे सस्टेनेबल रख सकते हैं कि वो लंबे समय तक हमारे साथ अच्छी तरह रहे, और ठीक है हम भी स्वस्थ रहें उसमें, ठीक। और एक चीज और है, इसके लिए भी जागरूक किया जाता है। और जो चुनौतियां हैं, ठीक है, जो मतलब हमारे वातावरण में जो चुनौतियां, जैसे पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इनके लिए हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए, ठीक है, हम कैसे इसमें काम करें, इनसे कैसे लड़ें, इसकी भी जागरूकता फैलाते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं, ठीक। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, राइट। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज और है, वैसे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, जो पूछा ही जाएगा, हमेशा पूछा जाता है, चाहे डेट पूछ लेंगे या एक चीज और पूछी जाती है, वो है थीम। तो इस बार की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। कीवर्ड के तौर पे आप प्लास्टिक पॉल्यूशन याद रख सकते हो, तो थीम याद रहेगी, ठीक। तो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कैसे हम क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, ठीक। आंसर क्या है, 5 जून, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और डेज हैं 1 से लेके 15 तक, जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में, और इनकी थीम है, ठीक है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो 1 से लेके 15 तक के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने है। स्क्रीनशॉट हो तो ले लो, चाहो तो आप नोट कर लो, ठीक है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अभी हम पढ़ चुके हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे है, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक। और ये येलो हाईलाइटेड में इनकी थीम्स है, तो दोनों चीजें आपकी कवर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या लिखना चाहो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट विच स्टेट टॉप इन ओवरऑल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस लिस्ट, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और इसने एक लिस्ट जारी की है कि भारत में किस स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है अगर हम वातावरण की बात करें, ठीक। तो बताना है कि इस लिस्ट में टॉप किसने किया है। तो ये जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को लेके जो इंडेक्स है या लिस्ट है, उसमें टॉप रहा है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना टॉप रहा है इस लिस्ट में। और एक खास बात और है, जून चल रहा है, तो 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ था तेलंगाना का। ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, कैपिटल इसकी क्या है तेलंगाना की, तो वो रखी गई थी हैदराबाद, ठीक है जी, हैदराबाद थी कैपिटल। और यहाँ के सीएम कौन है, पिछले सेशन में हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार पढ़ते रहना चाहिए, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीएम कौन है आगे, कौन है, के चंद्रशेखर राव जी, के चंद्रशेखर राव जी हैं यहाँ के सीएम तेलंगाना के। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ के, टी फॉर तेलंगाना है, और टी फॉर तमिलिसाई सौंदरंजन जी हैं, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरंजन, ठीक। तो गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सौंदरंजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव, और कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, और तेलंगाना ही वो स्टेट है जिसने
एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। बाकी स्टेट्स की बात करें तो ठीक है, ये टॉप पर है। तो आंसर क्या है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो अभी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता ये बताना है, ठीक। तो अगर हम जनवरी से लेके अगर जून तक की बात करें, 6 मंथ में जितने भी इवेंट, 7 इवेंट्स हुए हैं ग्रैंड प्रिक्स के, और उसमें से 5 जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। जिन्होंने पिछले सेशंस देखे हैं तो इनकी तस्वीर अच्छी तरह जान गए होंगे कि ये मैक्स वर्स्टेपन है, और इन्होंने फिर से ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, ठीक है। केवल 7 में से 2 ऐसे हैं जो सर्जियो पेरेज ने जीते हैं, 2 इवेंट्स, और बाकी 5 इवेंट्स इन्होंने ही जीते हैं। तो याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कि अलग अलग नाम याद रखने पड़े। केवल अगर सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें और एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये 2 जीते हैं सर्जियो पेरेज ने, ठीक। और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो किसने जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक है। तो केवल 2 नाम याद रख लो, या ये 2 इवेंट्स याद रख लो, तो बाकी किसने जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिखना चाहो लिख लो, जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? ठीक, तो नए सीईओ कौन बना दिए गए हैं नीति आयोग के? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मली क्या था ये? पहले क्या था? फॉर्मली इट वॉज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के रूप में हम इसको जानते थे, जिसका गठन कब हुआ था? 1950 में, और 1 जुलाई 2015 को इसको क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, राइट। ठीक है, बताना है इसके नए सीईओ कौन है, ठीक है। कौन है? परमेश्वरम अय्यर जी, ठीक है। गलत जवाब है, ये पहले थे, अब ये नहीं है। इसके नए सीईओ है नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम जी, ठीक। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा, ये भी पक्का है, ठीक है। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। अच्छा, चेयरमैन की अगर बात करें तो वो कौन है? नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा पीएम होते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो कौन है? हमारे मोदी जी, ठीक है। तो ये चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी जी हैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक। प्रेसिडेंट की अगर बात करें, सॉरी वाइस चेयरपर्सन की बात करें अगर, ये तो चेयरमैन हो गए। अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो कौन है? वो है सुमन के बेरी, ये है वाइस चेयरपर्सन, ठीक। सुमन के बेरी इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी जी हैं, और सीईओ कौन बन गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक। कई बार ये डेट पूछी जाती है, ठीक है, नीति आयोग कब गठित हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को, ठीक। थोड़ा यहाँ पे साफ नहीं लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, ठीक। 1 जुलाई 2015। आगे बढ़ा जाए। Recently, the 12th edition of military exercise named Exercise Ekuverin was conducted between India and Dash. अभी 12वां संस्करण हुआ है, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। बताना है भारत ने किसके साथ इसको पूरा किया है, ठीक। तो जो एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज है, 12वां संस्करण है इसका, ये हुआ है भारत और किस देश के बीच? तो जहां की कैपिटल है माले, ये वो देश है जिसने इंडिया के साथ एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज परफॉर्म की है, और माले किसकी कैपिटल है? मालदीव्स की, ठीक है। तो माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, और मालदीव्स वो देश है जो एक्यूवेरिन एक्सरसाइज पूरा किया है भारत के साथ, ठीक। कहां पे हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इट वाज हेल्ड एट उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक। ये भी याद रखना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूछा जा सकता है कि ये हुई कहां पे थी, तो उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई है एक्यूवेरिन नाम की। अच्छा, करेंसी क्या होती है? करेंसी क्या है, मतलब मालदीव्स की करेंसी क्या है? तो वो है रुपया। हमारे भारत की है रुपया, और मालदीव्स की क्या है? रुपया, ठीक। एनालॉगी में पूछे गए हैं ये प्रश्न, इसलिए करेंसी और कैपिटल याद रखना जरूरी है। एक्यूवेरिन हो सकता है पूछे, लेकिन मुश्किल है पूछा जाए, लेकिन एक्यूवेरिन का जो मीनिंग है वो होता है फ्रेंडशिप, ठीक। ये भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से याद भी की जा सकती है। तो
एक्वेरिन का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। ठीक, आंसर क्या है इसका? मालदीव्स। ठीक, एक्वेरिन एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? मालदीव्स और इंडिया के बीच में, उत्तराखंड में। Recently, which state topped the fifth state food safety index 2023 in larger states category? अभी एक सेफ्टी फूड इंडेक्स जो है जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये सेफ्टी फूड इंडेक्स? एफएसएआई द्वारा। ठीक, एफएसएसएआई द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है जो कि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर है, और ये 5वां संस्करण है। बताना है इसमें लार्जर स्टेट्स में किसने टॉप करा है। ठीक है, जो बड़े राज्य में 3 कैटेगरीज में ये इंडेक्स बांटा जाता है। एक तो लार्जर स्टेट्स में, एक स्मॉलर स्टेट्स में, और एक यूटी जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी। ठीक, तो इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है स्टेट और यूटीज को, और बताना है कि लार्जर स्टेट्स में किसने टॉप किया है। तो लार्जर स्टेट्स में टॉप करा है केरला में, केरला ने। तो केरला है लार्जर स्टेट कैटेगरी में आंसर, अगर हम स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक, और अगर स्मॉलर स्टेट की बात करते हैं, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप करा है गोवा ने। ठीक है, और अगर यूटी की बात करें तो टॉप किया है J&K ने। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल केरला ही टॉप पर है, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल कौन है फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर? केरला ओवरऑल। और लार्जर कैटेगरी में, लार्जर स्टेट कैटेगरी में भी केरला, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा, और यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एफएसएसएआई के द्वारा। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है एफएसएसएआई। ठीक, एफएसएसएआई, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। ठीक, तो इग्नोर करना। तो ये 5वां संस्करण था इस इंडेक्स का फूड सेफ्टी को लेकर। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें अगर एफएसएसएआई की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2008 में, ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक, 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके चेयरपर्सन कौन है एफएसएसएआई के? तो चेयरपर्सन है राजेश भूषण जी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक, ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? केरला। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? ठीक, तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। बताना है इसका 31वां मेंबर कौन बन गया है। ठीक, तो इसका 31वां मेंबर वही बना है जो विश्व का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे रहा है वर्ल्ड में। तो वो कौन है? फन एंड फाइन, याद रखने के लिए ये बताया था शायद हमने फेब में, ये शायद पढ़ी थी चीज। तो फिनलैंड है वो देश जिसने, जो 31वां मेंबर बना है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें। ठीक, और फिनलैंड की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है इसकी? हेलसिंकी है इसकी कैपिटल। और इसके कॉन्टिनेंट की अगर बात करें फिनलैंड की, तो ये एक यूरोपीय कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है। एक्चुअल में जो नाटो कंट्रीज है उसमें 31 में से, मतलब तो 31 मेंबर्स हो गए, पहले 30 थे। 31 मेंबर्स में से 30 जो है ना, 29 जो है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, और 2 केवल हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। और वो 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन से हैं? कनाडा और यूएस। ठीक है, नाटो के बारे में और जो जानकारी होनी चाहिए, जो पूछी जा सकती है, किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाटो का? तो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है जी, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? रिकॉल, मतलब कई बार इस पे बात हो चुकी है, सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के? तो वो है जेन स्टॉल्टनबर्ग।
ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है नाटो के बारे में भी। नाटो में अब 31 मेंबर्स स्टेट हैं, और जिसमें से 29 जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और वो है कनाडा और यूएस। ठीक है, और जो 31वां मेंबर बना है वो कौन बना है? फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द न्यू डीजी ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नए डायरेक्टरेट जनरल कौन बना दिए गए हैं? किसके? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, एनटीए। ठीक, तो इसके नए डीजी बनाए गए हैं सुबोध कुमार जी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक, कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है? एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, ये याद रखना है, केवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है ये एनटीए एजेंसी। ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एग्जाम्पल जैसे कि जेईई का एग्जाम जो होता है, नीट का एग्जाम है। ठीक है, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है भारत में कौन कंडक्ट करवाएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 2017 में बनी थी। अच्छा, किस मंत्रालय के अंतर्गत बनी थी? किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, एग्जाम जो है किससे रिलेटेड है? शिक्षा से, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एनटीए आती है। ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। तो एनटीए के नए डीजी कौन बना दिए गए? सुबोध कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द नंद बाबा मिल्क स्कीम। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन को? स्कीम नहीं है, सॉरी, मिशन है। ठीक है, तो ये जो मिशन है नंद बाबा मिल्क स्कीम, ये लॉन्च किया गया है किस स्टेट द्वारा? यहां से इस तस्वीर से काफी ऑब्वियस हो जाता है कि इस योगी आदित्यनाथ जी, और ये है सीएम ये उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जो नंद बाबा मिल्क मिशन है ये कहाँ चलाया गया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका एम क्या है? कि हम मिल्क प्रोडक्शन को कैसे अच्छा कर सकते हैं प्रदेश में। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव्स खोल के, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमूल है। ठीक है, पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो इसी तरह से और कोऑपरेटिव्स प्रदेश में खोली जा सकती हैं, और प्रदेश का जो मिल्क मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन है, वो अच्छा किया जा सकता है अंडर नंद बाबा मिल्क मिशन। ठीक, कहां पे लॉन्च हुआ है? यूपी में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्ड अहमदनगर एज। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक सिटी का नाम, जिसका नाम था अहमदनगर, उसको बदलकर क्या कर दिया ये बताना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर सिटी था उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? अश्विनी नगर है, अहिल्या देवी नगर है, संभाजी नगर है, बाजी नगर है। तो इसका नया नाम है अहिल्या देवी नगर। ठीक है, अहमदनगर का नाम अब क्या बदल के कर दिया गया है? अहिल्या देवी नगर। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह किशोरी जी। नहीं, वो अब नहीं है, ये याद रखना है, इसीलिए मैंने बोला। यहाँ के रमेश बैस जी हैं नए गवर्नर यहाँ के। ठीक है, फेब में रीशफल हुआ है लगभग 8 या 9 स्टेट्स का। ठीक है, याद रखना है कि नए गवर्नर बनाए गए थे, रीशफल किए गए थे, और 8 के नाम याद होने चाहिए। ठीक, तो उसमें से एक है महाराष्ट्र, जिसके नए गवर्नर कौन है? रमेश बैस। पहले ये झारखंड के थे। अच्छा, और क्या पूछा सकता है? ठीक है, इतना ठीक। तो ये हो गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कहानी। कैपिटल मुंबई पता ही है सबको। समर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है? नागपुर। ठीक, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अहिल्या देवी है अहमदनगर का नया नाम। अहमदनगर अब नहीं रहा है, याद रखना। रिसेंटली हु बिकेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बना दिए गए हैं ये बताना है। ठीक, गवर्नर नहीं पूछ रहे हैं, डिप्टी गवर्नर पूछ रहे हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन जी। ठीक, ये है आंसर इसका, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की बात करें, कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ये याद रखना है। कोलकाता में हुआ था, लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहां पर है? कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, डिप्टी गवर्नर तो जान लिया। गवर्नर कौन है यहाँ के? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास जी।
ये हैं आरबीआई के गवर्नर और ये 25th गवर्नर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर 25th है तो पहले कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले गवर्नर थे ये आरबीआई के। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? तो वो है सीडी देशमुख, ये भी याद रखना है भाई। ठीक है, पहला गवर्नर अगर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए आरबीआई का तो सीडी देशमुख है। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है आरबीआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द 10th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023? 2023 का 10वां संस्करण है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का। ये चैंपियनशिप किसने जीती है ये बताना है। तो पहले तो ये चैंपियनशिप हुई कहां पे है? हॉकी जूनियर एशिया कप ये हुई है ओमान में, ये याद रखना, क्योंकि इवेंट कहाँ हुआ है ये भी पूछा सकता है। तो ये इवेंट कहाँ हुआ है? ओमान में। और जीता कौन है? यहाँ से तस्वीर से आप बिल्कुल साफ समझ गए होंगे कि हमारा भारत ही इसका विजेता रहा है। ठीक, एक बात जानकर और खुश हो गए कि पाकिस्तान को हरा के विजेता बनाया। ठीक है, और 4th टाइटल है हमारे भारत का ये। ठीक है, हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप की अगर बात करें चौथी बार जीता है। ठीक, पाकिस्तान को हरा के भी जीता है इस बार। और ये भी याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री का जो नेशनल गेम है वो है फील्ड हॉकी। ठीक, ठीक है जी। और ये इवेंट हुआ कहां था? ओमान में। आगे बढ़ते हैं, विनर कौन रहा है? हमारा भारत। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द शक्ति स्कीम फॉर फ्री बस ट्रेवल फॉर विमेन? ठीक है, तो ये शक्ति स्कीम लॉन्च की गई है और ये फ्री बस ट्रेवल को लेकर है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, तो किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ की महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट बस ट्रेवल कर पाएंगी। और ये स्टेट जो है वो है जहां के सीएम जो है अभी हाल ही में सिद्धारमैया जी बनाए गए या बने हैं, सॉरी बनाए नहीं गए। ठीक है, जहां के अभी सीएम नए बने हैं कौन? सिद्धारमैया जी, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था। और ये कहां के सीएम बने हैं? कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के नए सीएम है ये, बसवराज बोम्मई जी नहीं है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सिद्धारमैया इज द न्यू सीएम फॉर कर्नाटक। ठीक, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है कर्नाटक के? गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। ठीक, ये भी याद रखना है। कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, तो ये शक्ति स्कीम कहां लॉन्च हुई है? कर्नाटक में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट इन कोलैबोरेशन विद। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भारत का पहला स्पेंडिंग अकाउंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्पेंडिंग अकाउंट। अभी तक हम सेविंग अकाउंट सुनते थे, करेंट अकाउंट सुनते थे, लेकिन ये भारत का पहला स्पेंडिंग अकाउंट है। और ये नाम से समझ आ रहा है कि आप खर्चा करो। ठीक है, लेकिन खर्चा किस बेस पे करो? फिनो पेमेंट बैंक कह रही है कि ये जो अकाउंट है इससे आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन में 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, मतलब हमेशा मिलेगा, कोई ऑफर हो या ना हो। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया हबल के साथ, फिनटेक कंपनी है, और 50+ ब्रांड के साथ। तो ये सुविधा आपको मिलेगी कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा हमेशा। ठीक, तो ये भारत का पहला स्पेंडिंग अकाउंट है बाय फिनो पेमेंट बैंक इन कोलैबोरेशन विद हबल फिनटेक, याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी इन 2023? अभी एक स्टेट ने, एक राज्य ने लॉन्च किया है के फोन नाम की इंटरनेट कनेक्टिविटी। बताना है ये कौन सा राज्य है जिसने के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च की है। तो इट इज केरला, के फॉर केरला। ठीक है, तो केरला वो स्टेट है जिसने के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च की है। और इसी के साथ ये भारत का पहला स्टेट बन चुका है जिसकी खुद की इंडिविजुअल इंटरनेट सर्विस है अपने पास। ठीक है, इंडिविजुअल आईएसपी है इसकी खुद की अपने स्टेट के लिए। ठीक है, तो यहां के स्टेट के लोग अब के फोन को यूज करेंगे, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये भी याद रखना है। फोन फॉर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक, और के फॉर केरला। ठीक है, केरला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही
वो पहला स्टेट है जो कि ई गवर्नड भी बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नड हो चुका है। पहला भारत का स्टेट केरला है, ये याद रखना, लास्ट सेशन में पढ़ा था। फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट भी यही बन चुका है, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना, संविधान साक्षर बना, वो भी यहीं का है, ठीक, केरला का ही। जनवरी में पढ़ा था ये चीज, ठीक है। और वो कौन सा था? कोलम। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। जनवरी में एक चीज और पढ़ी थी, पहला ई गवर्नड स्टेट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक फर्स्ट ई गवर्नड यूटी कौन सी बन चुकी है हमारी? यूनियन टेरिटरी, जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नड मोड पे जा चुकी है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, ये याद रखना, ठीक। फर्स्ट ई गवर्नड यूटी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक। और फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट कौन बन चुका है? केरला, ठीक है। और के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस स्टेट द्वारा? केरला द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नाटोज एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023 वाज होस्टेड बाय, तो ये जो नाटो नाम की एयर डिफेंडर, नाटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है, ये किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी इसकी, ये बताना है। ये कहां पर ये होस्ट होगी, ये बताना है। कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है? तो वो है जर्मनी, ठीक है। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023 की कहां होगी? जर्मनी में होगी। जर्मनी की कैपिटल क्या है भाई? बर्लिन, ठीक, ये याद रखना, रीजनिंग में पूछा जाएगा ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए, ये बताना है। तो स्टील जैसी ताकत किसमें हो सकती है? अमरेंद्र बाहुबली में, ठीक है। तो ये इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं अमरेंदु प्रकाश जी, ठीक है, याद रखने के लिए बोला था। तो ये हैं इसके नए चेयरमैन सेल के, ठीक। और सना मंडल जो है इसकी सीईओ है, ये भी याद रखना है, ठीक। सेल की सीईओ कौन है? सना मंडल, ये याद रखना। और चेयरमैन कौन बन चुके हैं? अमरेंदु प्रकाश। अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था सेल का? 1954 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। इतनी चीजें याद रखनी है सेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्रमोद सावंत अनवील्ड द मैस्कॉट फॉर 37th नेशनल गेम्स, द मैस्कॉट इज नेम्ड एज, अभी हाल ही में प्रमोद सावंत कहां के सीएम है? ये गोवा के सीएम है। ये प्रमोद सावंत जी ने, ठीक है, रिलीज करा मैस्कॉट शुभांकर को लॉन्च करा 37th नेशनल गेम के, ठीक है। और इस मैस्कॉट का नाम क्या है, इस शुभांकर का नाम क्या है, वो बताना है, ठीक है। तो 37th नेशनल गेम्स का जो शुभांकर है, जो मैस्कॉट है, उसका नाम है, ऑप्शन देख लो, सोगा है, मोगा है, डोगा है, माहे है। तो जो 37th नेशनल गेम का जो शुभांकर है, मैस्कॉट है, वो है मोगा, मोगा नाम का है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बाइसन को, ये आप देख पा रहे होगे, ये एक बफेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ब्रीड है बाइसन, बफेलो की ब्रीड है, जो कि कंपैरेटिवली हमारे जो बफेलोज हैं उनसे बड़ी होती है साइज में, ठीक है। तो ये बाइसन एक ब्रीड है, या सिमिलर कह सकते हो, बफेलो के, भैंसे के सिमिलर है। तो एक भैंसे को रिप्रेजेंट कर रहा है मोगा, ठीक है, जो मैस्कॉट है। 37th नेशनल गेम्स कहां होने वाले हैं? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने इसको लॉन्च कराया, तो गोवा में ही होने वाला है ये इवेंट। लास्ट सेशन में हम पढ़ भी चुके हैं। एक और चीज पढ़ी थी, याद रखनी, वो भी कि गतका जो खेल है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है इस बार, ठीक है। इस ईयर जो नया गेम इंक्लूड हो रहा है वो कौन सा है? गतका, ठीक, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 100 डेज 100 पेस कैंपेन वाज लॉन्च बाय, तो अभी 100 डेज 100 पेस कैंपेन जो है किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है। तो जो 100 डेज 100 पेस कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा, ठीक। यहाँ पे फोटो से आप साफ समझ पा रहे होगे, ठीक है। आंसर क्या हो गया? आरबीआई। 100 डेज 100 पेस कैंपेन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ ट्रेजिक ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट वाज रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, तो अभी एक काफी दुखद घटना हुई जिसमें 3 ट्रेनें आपस में क्रैश हो गई, और इसमें काफी कैजुअलिटीज भी हुई, 200 से ज्यादा जाने चली गई इसमें। तो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि ये तो सबको पता चल गया कि ये उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है, या पूछ लिया जाए, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी क्योंकि। तो ये हुआ था बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के, राइट। और अगर इस घटना की बात करें तो कुछ इस तरह से हुई थी। ये दो मेन लाइनें थी,
ठीक है, और ये दो इसके साइड पास लाइन थे, ठीक है, इस मेन लाइन के साइड में एक बार और इस मेन लाइन से साइड में एक बार, ठीक है, पास लाइन या लूप लाइन, ठीक है। तो इधर से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है। तो सिग्नल का फॉल्ट मान लें या फिर कम्युनिकेशन फॉल्ट मान लें, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है जाना था उसको इस मेन लाइन में, लेकिन ये इधर लूप लाइन में आ गई, ठीक है, पासिंग लाइन में आ गई। और यहां पर ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, मालगाड़ी खड़ी हुई थी स्टेशनरी, ठीक, और ये फुल स्पीड में थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये मेन लाइन से जाने की बजाय पासिंग लाइन में आ गई और जो खड़ी हुई मालगाड़ी से उससे जाके टकरा गई, ठीक है। तो स्पीड इतनी ज्यादा होने के कारण क्रैश बहुत इंटेंस था और जो पीछे वाले जो बोगीज थे वो डिरेल हुए, और डिरेल होके जो दूसरी वाली मेन लाइन में जो एक ट्रेन इधर जा रही थी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, और ये जो जा रही थी इससे इसके जो बोगीज थे वो टकरा गए, पीछे ये देख रहे हो इस तरह से कोलिजन हुआ और इसके भी बोगीज जो है डिरेल हो गए, ठीक है। तो ये एक तरह से तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई और काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? बालासोर। एक चीज और इसमें जो बताने वाली है, कवच, ठीक। तो ये कवच नाम का एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, रेलवे के द्वारा ही मतलब निर्मित है और भारत में ही बना हुआ है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक कैसे है? ये बनाया इसलिए गया था कि कभी भी रेड सिग्नल हो और ट्रेन के ब्रेक्स ना अप्लाई हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे। ये है कवच सिस्टम, ठीक है। कभी ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो और वो रेड सिग्नल पे क्रॉस करने की मतलब उस पे हो, ठीक है, रोक ना पा रही हो अपने आप को, तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे और जो भी एक्सीडेंट होने को मतलब होगा वो रुक जाता है। लेकिन अगर ये चीज अभी क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाई? क्योंकि अभी ये पूरी तरह इंडिया में इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक। आई विश कि अगर ये होता तो हो सकता है कि एक्सीडेंट ना होता और जल्दी ये इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन ये बन चुका है, ठीक है, और कुछ पार्ट में भारत के इंप्लीमेंट हो भी चुका है। 2012 में ये बना था, ठीक, और मतलब स्टार्ट हुआ था बनना और 2022 में ये कंप्लीट हो गया, ठीक। बनाने वाला कौन है इसको? आरडीएसओ है, ठीक। आरडीएसओ क्या है? इंडियन रेलवे की जो रिसर्च और डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी बोल लो आरडीएसओ को, रेलवे की जो है, ठीक है, उसका नाम है आरडीएसओ और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में, ठीक है। तो आरडीएसओ जो है एक रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंतर्गत है? इंडियन रेलवेज के, ये याद रखना है, ठीक है। किसका रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी? ये केवल इंडियन रेलवेज का, और इसी ने बनाया है कवच सिस्टम जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है ट्रेन के लिए कि सिग्नल्स पे, रेड सिग्नल पे ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाए, ठीक। ठीक है, तो आई विश जल्दी से ये जो है कवच सिस्टम अप्लाई और इंप्लीमेंट हो जाए पूरे भारत में और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना देखने को मिले, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बालासोर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल नेम्ड डैश वाज फ्लैग्ड ऑफ टू श्रीलंका। भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल जिसका नाम क्या है ये बताना है। फ्लैग ऑफ, हरी झंडी दिखाई गई श्रीलंका के लिए, ठीक है। तो ये भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, इसका नाम बताना है, ठीक। क्रूज वेसल क्या होता है? बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये एक टूरिस्ट शिप है, ठीक है, जहां पे काफी सारे पैसेंजर्स जो है इस पे आएंगे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे वो घूम के, ठीक है, ठीक है। और जो भी शिप पे मतलब जो भी चीजें होंगी उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये है क्रूज वेसल, ठीक। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज वेसल है जिसका नाम है एमवी एम्प्रेस, ठीक, कंफ्यूज मत होना, एक्सप्रेस है, एम्परर है, एम्प्रेस है, इम्प्रेस है, तो ये है एमवी एम्प्रेस, ठीक। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज वेसल है जो कि चेन्नई से श्रीलंका को गया है, ठीक। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? फ्लैग्ड ऑफ बाय सरबनंदा सोनोवाल जी। अब सरबनंदा सोनोवाल जी कौन है? ये है कैबिनेट मंत्री, किस मंत्रालय के? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक, ये भी याद रखना है।
इसीलिए इनको हरी झंडी दिखाने का मौका मिला, क्योंकि ये मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के, ठीक है। तो एमवी एम्प्रेस है नाम भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम स्वनिधि स्कीम कंप्लीटेड इट्स डैश ईयर्स इन जून 2023। तो अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि स्कीम ने कंप्लीट कर लिए अपने कितने साल, ये बताना है जून 2023 में। तो ये पहले बात तो है क्या, ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है। यहां लिख भी देते हैं, पीएम फॉर प्रधानमंत्री स्ट्रीट, एस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है ये, ठीक, निधि स्कीम, ठीक, बोला है समझ जाओगे। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी जून में ही 2020 में, और 2020 से अब 2023, तो 3 साल इसको पूरे हो गए। हो सकता है पूछ लेंगे कि 3 साल अभी जून में ही पूरे हुए हैं, और ये जून 2020 में लॉन्च हुई थी और 2023 में इसके 3 साल पूरे हो गए, ठीक। और ये स्कीम थी क्या? स्ट्रीट वेंडर, नाम से ही पता चल रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे जो फेरी लगाने वाले हैं, जो आपने देखा होगा रोड साइड्स पे जो है बेचते हैं सामान अपना जीवन यापन चलाने के लिए, उनके लिए एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी। लोन दिए जाते थे, छोटे स्तर पे लोन दिए जा रहे थे उनको इजिली, और ताकि वो अपना स्वरोजगार अच्छा कर सकें, चालू कर सकें अगर उन्होंने कुछ सोचा है, या अपना जो पहले से कर रहे हैं उसको और अच्छा कर सके, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। तो एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी भारत सरकार की तरफ से, ठीक। और 3 साल इसको पूरे हो गए, ठीक, जून में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट माउंटेनियरिंग कोर्स, ठीक है। तो कौन बन चुकी हैं भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट, नेशनल कैडेट कॉर्प, जिन्होंने पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है अभी हाल ही में, ठीक है। और ये भारत की पहली एनसीसी कैडेट महिला जो है, ठीक है, भारत की पहली महिला नेशनल कैडेट कॉर्प है, ठीक, ये याद रखना है। एनसीसी की बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक, ये यूथ विंग है किसकी? इंडियन डिफेंस सर्विसेज की, ठीक है, याद रखना, मतलब याद क्या रखना, फुल फॉर्म याद रखना बस, नेशनल कैडेट कॉर्प। और ये जो भारत की पहली एनसीसी कैडेट है, फीमेल एनसीसी कैडेट है, इनका नाम है शालिनी सिंह, ठीक है। इन्होंने पूरा किया है पर्वतारोहण का कोर्स, और ये अभी हाल ही में इन्होंने 15,400 फीट की एक चोटी को जो है नापा, और ये चोटी कहां थी? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसको पूरा करते हुए अपने पर्वतारोहण के कोर्स को पूरा करा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, तो इनका नाम है शालिनी सिंह। अच्छा, ये कहां को बिलोंग करती हैं शालिनी सिंह? तो ये करती हैं लखनऊ को बिलोंग, लखनऊ यूपी, ठीक, ये भी याद रखना। भारत की पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रैंगलर, रैंगलर जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दी गई है? यहाँ पे आपको फोटो से अगर पता चल रहा हो, ये है स्मृति मंधना जी, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रैंगलर। और ये एक वुमेन क्रिकेट टीम, जो हमारी भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम है, उसकी एक अच्छी स्टार खिलाड़ी है। अच्छा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो उसकी कैप्टन कौन है? तो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर जी, ठीक है। वैसे तो एरो बना दिया है, लेकिन याद रखना हरमनप्रीत कौर जी हैं कैप्टन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। और रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? स्मृति मंदना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, तो अभी एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां हुई है, ये आयोजित बताना है, ठीक। कहां आयोजित हुई है ये इवेंट? तो ये हुआ है साउथ कोरिया में, ठीक। और ये 20वां संस्करण था, ये भी याद रखना है, ठीक। 20वां संस्करण था किसका? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, और ये कहां आयोजित हुई है? साउथ कोरिया में। ये है इसकी मेडल टैली, ठीक है। टॉप पे रहा है जापान। अगर हम मेडल्स की बात करें, 14 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रोंज। इंडिया रहा है 3rd नंबर पे अगर मेडल टैली की बात, 19 लाया है। चाइना भी खैर 19 ही लाया है, लेकिन गोल्ड चाइना ज्यादा लाया है, ठीक। तो ये इवेंट कहां हुआ था? साउथ कोरिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, a financial inclusion dashboard named अंतर्दृष्टि was launched by, ठीक है। Recently, a financial inclusion dashboard, डैशबोर्ड से आप क्या समझते हो? एक तरह से साइट समझ लो, जैसे आप कोई साइट खोलते हो ना, जैसे आप बहुत कॉमन सी साइट है, एक स्पीड टेस्ट
जब कभी भी इंटरनेट की स्पीड आपको टेस्ट करनी होती होगी तो आप ऊकला नाम की साइट खोलते होगे। तो जैसे ही खोलते होगे तो आप एक चीज पाते होगे, वहां मीटर ईटर बने रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे, इसको कहते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, या वेब पेज कह लो या वेबसाइट, शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहो अगर तो समझ, मतलब उसके लिए बता रहा हूं। तो ये एक डैशबोर्ड है अंतर्दृष्टि नाम का, ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो अंतर्दृष्टि नाम का जो डैशबोर्ड है, ये जानकारी देगा हमें किस चीज के बारे में, कि हमारे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है, मतलब जो लोग हैं, जो पब्लिक है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, कितनी जुड़ी है बैंकिंग सर्विसेज से, फाइनेंशियल सर्विसेज से, ये इंफॉर्मेशन हमें ये डैशबोर्ड देगा जब हम इस पे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ स्टैट्स आपको देगा, कुछ नंबर्स आपको देगा कि इतनी पॉपुलेशन जुड़ गई है, इतनी पॉपुलेशन अभी बाकी रह गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, इसका नाम रखा गया अंतर्दृष्टि, और ये लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा, ठीक है। अंतर्दृष्टि नाम का जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली IUCN announced to organize the world's largest conservation conference in Dash in 2025। विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण सम्मेलन जो है होने वाला है 2025 में, कहां होगा ये बताना है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? IUCN करने वाला है इसको ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो सबसे पहले IUCN की बात कर लें, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। प्रकृति को कंजर्व रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनियन है, उसका नाम है IUCN, ठीक है। ये है, ठीक है। अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जब WHO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, याद है, 1948 में, ठीक। अच्छा, इसके हेड कौन है? DG कौन है? हेड कौन है इसके? याद है? नहीं याद है? तो इसके हेड हैं, कहाँ गया यार फिर सर, यस, ब्रूनो ओब्रेल, ये याद रखना है, ठीक है। तो ब्रूनो ओब्रेल है IUCN के हेड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। IUCN जो है ऑर्गेनाइज करेगा विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण सम्मेलन 2025 में, कहां होगी ये बताना है। तो ये होगी UAE में, ठीक है। UAE की कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल ऑफ UAE क्या है? आबू धाबी। ये सब चीजें तो रीजनिंग की वजह से बता रहे हैं, ठीक है, पूछी जाती है, ये सब एनालॉगी में पूछी जाती है, ठीक है। तो UAE की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और ये जो 2025 में विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण सम्मेलन है, कहां होगा? UAE में 2025 में। कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? IUCN, ठीक है। आगे बढ़े। रिसेंटली FIBA 3x3 वर्ल्ड कप 2023 वॉज हेल्ड। तो ये जो FIBA है, ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, इसका नाम है FIBA। और 3x3 वर्ल्ड कप बताना है बास्केटबॉल का, कहां पर हुआ है। तो ये एक बास्केटबॉल इवेंट है, ये याद रखना, ठीक। और बताना है ये हुआ कहां पर, आयोजित कहां हुआ है। तो ये हुआ है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है भाई? वियना, ये याद रखना, ठीक। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। अब विनर्स की अगर बात करें कि चैंपियंस कौन रहे हैं, इसके विजेता कौन रहे, तो FIBA 3x3 वर्ल्ड कप 23 में जो मेन कैटेगरी में जो जीते हैं वो है सर्बिया, ठीक। सर्बिया की जो टीम है वो मेंस चैंपियनशिप रही है, चैंपियन रही है मतलब। और US जो है वो विमेन चैंपियन रही है, ठीक। US की जो टीम है वो वुमेन चैंपियनशिप रही है, याद रखना, चैंपियन रही है, याद रखना, ठीक। ठीक है जी। तो ये ऑस्ट्रिया में ये आयोजित हुआ था 3x3 वर्ल्ड कप, किसका? बास्केटबॉल का, ठीक। अच्छा, बास्केटबॉल की बात करें, कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 5 प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से, ठीक है, जनरली, ठीक है। इवेंट कहां हुआ है? ऑस्ट्रिया में। वुमेन में जीता है US और मेन चैंपियन कौन है? सर्बिया, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव वॉज हेल्ड इन विच स्टेट।
तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है, किस स्टेट में ये आयोजित होने वाला है, ये बताना है। तो ये जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है ये होने वाला है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल जी है। ठीक, कैपिटल क्या है यहाँ की? भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है, किस स्टेट में? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली सुरिनेम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नेम्ड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार वाज कन्फर्ड टू। ठीक है, तो अभी हाल ही में सुरिनेम जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, बहुत कम सुना है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मुझे, मैंने खुद भी बहुत कम ही सुना है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का ये कंट्री है सुरिनेम, और इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये किसको प्रदान किया गया है, या अभी इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत की द्रौपदी मुर्मू जी को इससे सम्मानित किया है द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। और ये कहाँ कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? सुरिनेम का, ये याद रखना है। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है ये सुरिनेम नाम का कंट्री, ये याद रखना है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी जो है 15th प्रेसिडेंट है हमारे भारत की, याद रखना है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। Recently, Microsoft collaborated with Dash to expand internet connectivity in rural India. अभी Microsoft ने किसके साथ हाथ मिलाया है? इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल इंडिया है उस वहां तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ हाथ मिलाया है? एयरटेल नेटवर्क्स के साथ, या एयर जल्दी, या फिर रिलायंस जियो, या फिर टीसीएस। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैबोरेट किया है एयर जल्दी के साथ। ठीक है, एयर जल्दी नेटवर्क्स। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? अगर हम पीएफआरडीए की बात करें, जो कि है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके नए चेयरमैन जो बने हैं वो हैं दीपक मोहंती जी। ठीक है, अगर एक मिनट यार, नेक्स्ट रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। ठीक है, जो कि है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो जो पेंशन और फंड को लेकर जो एक हमारी अथॉरिटी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए ये बताना है। तो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं दीपक मोहंती जी। ठीक है, अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ये याद रखना। ठीक, इतना ही याद रखना बस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़े। दीपक मोहंती हैं इसके नए चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट विच इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। ठीक है, अगर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट की बात करें, जो कि एक यूके बेस्ड रिपोर्ट है, ठीक, लंदन बेस्ड, विच इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है ये बताना है। ठीक है, वैल्यूएबल पूछा है, ये याद रखना। ठीक, तो भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा ग्रुप। ठीक, वापस से पहले नंबर पर आ चुका है टाटा ग्रुप। और याद रखना, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अगर पूछा जाए, इसी रिपोर्ट का अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पूछा जाए भारत का, ठीक, ऑफ इंडिया, तो वो है ताज, ये याद रखना। ठीक, पहले नंबर पे है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की अगर बात करें तो वो है ताज। अगर हम
वैल्यूएबल ब्रांड की बात करें तो वो है टाटा, ठीक। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, ठीक, 2023, जून 2023, ठीक, याद रखना जून 2023 में जो कि लॉन्च हुई है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन बना है नया डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके डायरेक्टर जो हैं बनाए गए हैं जनार्दन प्रसाद जी, ठीक है, नए डायरेक्टर बनाए गए इसके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कौन, जनार्दन प्रसाद जी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1851 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद से एस्टैब्लिशमेंट जो, ठीक, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन। तो पहला संस्करण है किस चीज का, इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का। बताना है कहां पर ये कंडक्ट हुआ है, ठीक है, ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो पहला संस्करण है इंडिया फ्रांस और यूएई जिसमें पार्ट ले रहे हैं, ये हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक। कहां कंडक्ट हुई है, गल्फ ऑफ ओमान में। और भारत की तरफ से आईएनएस तरकश पार्ट लेगा इसमें, ठीक, इंडियन नेवल शिप तरकश, ठीक, इस पहले संस्करण में जो कि इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में हो रही है, ठीक है। कहां पर हो रही है, गल्फ ऑफ ओमान में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द 2023 इकबाल मसीह अवार्ड बाय यूएस कांग्रेस। तो जो इकबाल मसीह अवार्ड है ये दिया किस लिए जाता है, पहले तो ये जान लें। पहले तो ये पूछा गया है कि ये किसने इसको जीता है या किससे इसको सम्मानित किया गया है, बाय द यूएस कांग्रेस, यूएस की तरफ से, ठीक। तो ये दिया जाता है चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट को, ठीक है, जो चाइल्ड राइट या फिर बच्चों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, तो ठीक है, तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए जो काम करते हैं उनको दिया जाता है ये अवार्ड, जिसका नाम है इकबाल मसीह अवार्ड। और ये मिला है, ये है इनकी तस्वीर, ये बिलोंग करती है चेन्नई को, और ये है ललिता नटराजन जी, ठीक। तो ये कहां को बिलोंग करती हैं, चेन्नई को। इनको मिला है 2023 इकबाल मसीह अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ललिता नटराजन जी, ठीक। और ये जो है काम करती है, एक चाइल्ड राइट एडवोकेट है और चाइल्ड लेबर जैसी चीजों को ये मुहिम चलाती है इसको खत्म करने की, ठीक है, ठीक है। तो इनका नाम है ललिता नटराजन, इनको मिला है 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल नेम्ड JF-22 वाज लॉन्च्ड बाय। तो अभी विश्व का सबसे ज्यादा ताकतवर या पावरफुल कह सकते हैं हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है JF-22। बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस देश द्वारा, ठीक है। तो ये जो JF-22 नाम का जो हाइपरसोनिक विंड टनल है ये लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा, ठीक है। अभी कितना पावरफुल है, जो इसका विंड ब्लो होगा, जो इसका विंड ब्लास्ट होगा, वो किस स्पीड का होगा आप कल्पना कर सकते हो, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी इसके विंड ब्लास्ट की, ठीक है। बेसिकली ये टनल होते किस लिए, हाइपरसोनिक टनल जो है किस लिए होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह के ये टनल क्या है, आर्टिफिशियल कह सकते हो लैबोरेटरी है, ठीक है। कोई चीज आपको टेस्ट करनी है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट टेस्ट करना है, कोई मिसाइल टेस्ट करनी है, ठीक है, और या फिर कोई जेट टेस्ट करना है, ठीक है। आप उसको इस टनल में रखोगे और वहां से विंड ब्लास्ट आएगा, फिर किस तरह से जो रिएक्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मिसाइल होगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी, वो इस चीज में चेक करते हैं। और क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं वो इस चीज को और बेहतर करने के लिए, उस मिसाइल में या जेट में या किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एक लेबोरेटरी बनाई जाती है जिसमें विंड ब्लास्ट दिया जाता है और देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट है किस तरह से रिएक्ट करता है और हम क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, ठीक। तो ये लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा, ठीक। JF-22 विश्व का सबसे ज्यादा पावरफुल विंड टनल है। अच्छा, भारत में भी है, ठीक है, ऐसे विंड टनल है, हाइपरसोनिक विंड टनल है हैदराबाद में, ठीक है, इन इंडिया, हैदराबाद। अब मुझे उसके विंड टनल की स्पीड तो एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसका विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन है हाइपरसोनिक विंड टनल है भारत में, हैदराबाद में, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। ये वाला वर्ड का जो पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया भी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 टाइटल? अभी किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2023 का टाइटल? तो फ्रेंच ओपन जो कि एक ग्रैंड स्लैम टाइटल है और इसको हम रोलैंड गैरोस नाम से भी पूछा जा सकता है, ये बात याद रखना है। इसको रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन टाइटल को, ठीक। तो ये याद रखना है। और इनकी तस्वीर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, ठीक। तो इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 23rd टाइटल 2023 में। इनका 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ये भी याद रखना है। याद रखने के लिए आसानी है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 2023 में इनका ये 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ठीक। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 होते हैं। एक तो ये फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है, जिसका नाम रोलैंड गैरोस भी है। जो बाकी 3 है वो है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है विंबलडन, ठीक। ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस में, ठीक है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन। विंबलडन जो कि होता है यूके में, ठीक, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड ओपन के रूप से नाम से भी आप मतलब समझ सकते हो, ठीक है, विंबलडन को, ठीक है। और उसको रोलैंड गैरोस, ठीक। तो ये जो फ्रेंच ओपन का जो जीता है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। और ये रनर अप रहे हैं कैस्पर रूड, इनको हरा के जीता है नोवाक जोकोविक ने। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, 23rd ग्रैंड स्लैम है इनका ये। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसके नए सीईओ कौन बना दिए गए हैं, ये बताना है। इसका नाम सुनते ही हमें आधार की याद आ जाती है, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन सीईओ कौन बनाए गए हैं इसके, ये बताना है। इसके नए सीईओ बनाए गए हैं अमित अग्रवाल जी, ठीक। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 2009 में, ठीक है। और इस अथॉरिटी ने हर सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया आधार के फॉर्म में, ठीक है। आधार के रूप में हर नागरिक को एक अपना एक पहचान दी। और आधार की बात करें तो आधार जो है कितने डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, ये बताओ। वैसे तो क्वेश्चन काफी पुराना है, लेकिन क्या पता पूछ लें, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, मान लो कोई पूछ ही दे। तो ये 12 डिजिट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 12 डिजिट का हमें एक यूनिक नंबर मिला, इस अथॉरिटी ने दिया, और वो हमारी पहचान है, ठीक है। अमित अग्रवाल बनाए गए हैं इसके नए सीईओ, जो कि और ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कब बनी थी? 2009 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू पद्मा अवॉर्डीज ऑफ द स्टेट? तो अभी किस स्टेट ने, किस राज्य ने घोषणा की है कि वो मंथली पेंशन देगा टू पद्मा अवॉर्डीज ऑफ द स्टेट? उस राज्य के जितने भी पद्मा अवॉर्डीज हैं या पद्म जो अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स हैं, उनके जो विजेता हैं उनको मंथली पेंशन मिलेगी। कितने की मिलेगी? 10,000 की मिलेगी, 10K, ठीक। 10,000 की मंथली पेंशन मिलेगी, प्लस फ्री वॉल्वो बस का सफर मिलेगा, ठीक। फ्री वॉल्वो बस सर्विस भी मिलेगी इनको, और 10,000 की मंथली पेंशन भी मिलेगी टू द पद्मा अवार्डीज, जो भी पद्म अवार्ड्स के विजेता हैं स्टेट के, ठीक है। तो ये स्टेट है जिसने घोषणा की है, ये है हरियाणा, ठीक है, जहां के सीएम है ML खट्टर जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय, बंदारू दत्तात्रेय है यहाँ के गवर्नर, ठीक, ठीक है, याद रखना है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट की गई है कि जितने भी स्टेट के पद्म अवार्ड विनर्स हैं, पद्मा अवार्ड विनर्स हैं, उनको 10,000 की मंथली पेंशन मिलेगी, और प्लस फ्री वॉल्वो बस सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो इसकी जो डिग्री ऑफ ऑनर होती है, सबसे ऊपर रहता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण, और तीसरे पे है पद्मश्री। ये है पहले नंबर पे, सेकंड और थर्ड, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है इनका डिग्री ऑफ ऑनर। सबसे ज्यादा सम्मानित कौन सा है? पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण, और पद्मश्री तीसरे नंबर पे, ठीक। ये है 3 पद्मा अवार्ड्स, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंपनी टॉप्ड द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2023। तो अभी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट की अगर हम बात करें 2023 की, जो कि किस पे, असेट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, रैंकिंग की जाती है कि किस कंपनी की असेट वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट जो कि 2023 में लॉन्च हुई है, इसमें जो टॉप किया है वो है जेपी मॉर्गन, ठीक, इन्होंने टॉप किया है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये ग्लोबल की बात है, ठीक। अगर हम इंडिया की बात करें, इधर है इंडिया की रैंकिंग्स, तो 45वें नंबर पे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इस लिस्ट में, ठीक है। तो अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप किया है, अगर हम फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट की बात करें, ठीक है, और ग्लोबली जेपी मॉर्गन, ठीक, ठीक है। और ग्लोबली जो रिलायंस की जो रैंक है वो है 45th, इंडिया में पहली और ग्लोबली 45th, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंडियन नेवी गॉट इट्स 4th वॉरशिप एंड द नेम ऑफ शिप इज। तो अभी इंडियन नेवी को मिला अपना चौथा युद्धपोत, और इसका नाम क्या है ये बताना है। तो ये चौथा युद्धपोत है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, GRSE द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता में, ठीक है जी, ठीक है। और इस युद्धपोत का नाम बताना है, ठीक है। इंडियन नेवी को ये मिला है अभी, GRSE ने इसको तैयार किया है कोलकाता में, जिसका हेडक्वार्टर है, और इसका वॉरशिप का नाम है, ऑप्शन देख लो, संशोधक है, सामर्थ है, सम्राट है, संयोजक है। तो इस 4th वॉरशिप का नाम है संशोधक, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। GRSE क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक, याद रखना है, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है GRSE का फुल फॉर्म, ठीक। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। संशोधक इज आंसर फॉर 4th वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली G20 साई, जो कि है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट, वाज हेल्ड इन। जनवरी में हमने पढ़ा था इसके बारे में, जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार G20 की जो अध्यक्षता है हमारा भारत कर रहा है, ठीक है। और इसी का एक सेगमेंट है किसका, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का। ये सम्मेलन कहां पे हुआ है ये बताना है, ठीक। ये जो G20 साई नाम का सम्मेलन है, ये कहां पर हुआ है ये बताना है, जो कि किसको लेकर है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस को लेकर है। ये सम्मेलन हुआ है गोवा में, ठीक है जी। साई नाम का जो सम्मेलन है, G20 का एक सेगमेंट है, गोवा में हुआ है। और ये जो तस्वीर है, इन्होंने इस समिट को चेयर करा, ठीक है, चेयर्ड बाय कैग, और ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज GC मुर्मू जी, ठीक, ठीक है। ये है GC मुर्मू जी की तस्वीर, जिसने इस समिट को, इस सम्मेलन को हेड करा, चेयर करा। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कैग के बारे में, कि कैग किस आर्टिकल में कवर होता है संविधान के, तो आर्टिकल 148 कवर करता है कैग को, ये भी याद रखना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और कभी भी पूछ लिया जा सकता है, ये इसकी भी पूरी गारंटी है, ठीक है। हो सकता है आपकी ही शिफ्ट में आ जाए, ठीक, तो याद रखना, मतलब याद क्या, याद होता है, रिकॉल एक बार आ जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक। तो गोवा में ये G20 साई नाम की समिट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। Recently, Indian Oil Corporation announced to establish an aviation fuel plant in which state at the cost of 280.1 billion. अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि वो बनाएगा, क्या बनाएगा, एविएशन फ्यूल प्लांट, ठीक है, ठीक है, उड्डयन फ्यूल प्लांट बनाएगा, किस स्टेट में, एट द कॉस्ट ऑफ, कितनी लागत में, 280.1 मिलियन डॉलर्स में खर्च करके ये एक एविएशन फ्यूल प्लांट लगाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, किस स्टेट में ये बताना है, ठीक है। तो ये लगाया जाने वाला है हरियाणा स्टेट में, ठीक, ठीक है जी। लगा कौन रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हरियाणा में एविएशन फ्यूल प्लांट लगाने वाला है, ठीक, 280.1 मिलियन की कॉस्ट में।
आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल वाज इनॉग्रेटेड इन। तो ये जो डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल है, ये कहाँ अभी उद्घाटन हुआ है इसका, ये बताना है। ठीक, तो ये जो डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल है, इसका उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक, ठीक है जी। बनेगा स्वस्थ भारत कैंपेन चला रहा है डिटॉल, और उसी के चलते ये डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल खोला है, कहां पर, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द कोल एंड लिग्नाइट स्कीम एंड लॉटेड रुपीज इतने करोड़। अभी भारत सरकार द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि वो एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, और भारत सरकार ने इस स्कीम के लिए कितने रुपए अलॉट कर दिए हैं। एक हैवी अमाउंट अलॉट करा है, इसलिए जानना जरूरी है, या पूछा जा सकता है मतलब। तो ये भारत सरकार की तरफ से एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, मतलब जो हमारे कोल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करा जाएगा कि हमारे पास कैसा कोल रिजर्व है, कितना कोल रिजर्व है हमारे पास लिग्नाइट का और बाकी कोल का। ठीक, और उसके लिए भारत सरकार ने अलॉट करे हैं 2980 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2980 करोड़ की ये स्कीम है, भारत सरकार की तरफ से अनाउंस की गई है। ठीक, अगर कोल के बारे में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं कि कोल का कौन सा कोल सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होल्ड करता है। ठीक है, या किस कोल में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, तो वो होता है एंथ्रासाइट में। ठीक, मोस्ट कार्बन कंटेंट इसमें होता है। ठीक, और सबसे लीस्ट जो है कार्बन कंटेंट किसमें होता है, लिग्नाइट में होता है। ठीक, लीस्ट कार्बन कंटेंट इसमें होता है, ये भी याद रखना है। ठीक, तो जो 2980 करोड़ की स्कीम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। आगे बढ़ते हैं। Recently, the Atlantic Declaration, a strategic pact, was signed between which of the following countries? ठीक, तो ये Atlantic Declaration है, एक रणनीतिक समझौता है, या ठीक है पैक्ट है, ये किसके किसके बीच में साइन हुआ है ये बताना है। ठीक, संधि है, ये रणनीतिक संधि है एटलांटिक डिक्लेरेशन नाम की। तो यहां से फोटो से आप समझ गए होंगे, ये है ऋषि सुनक जी, ठीक है, पीएम ऑफ इंग्लैंड, और इनको तो जानते ही हैं आप, जो बाइडेन, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो ये हुआ है यूके और यूएस के बीच में साइन एटलांटिक डिक्लेरेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लिख भी देते हैं यहां पे, ये है ऋषि सुनक जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड विद द यूनेस्कोज माइकल बतिस अवार्ड 2023 फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। तो यूनेस्को की तरफ से माइकल बतिस अवार्ड दिया गया है, किसको, फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। ठीक, तो ये जो माइकल बैतिस अवार्ड है यूनेस्को की तरफ से, ये मिला है किसको, जगदीश बाकन जी को। ठीक, ये है इसके विजेता, इससे सम्मानित किया गया जगदीश बाकन जी को। यूनेस्को की बात करें, क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लिख भी देते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड, अरे यार चल, हाँ, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है यूनेस्को। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, बताओ भाई, कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं, पेरिस फ्रांस में। ठीक, इसके हेड कौन है, डीजी, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं, औद्रे अजूले हैं इसके डीजी यूनेस्को के। ठीक, तो ये चीजें पूछी जाती हैं अक्सर, कभी भी पूछी जा सकती हैं आगे भी। तो जो यूनेस्को की तरफ से माइकल बतिस अवार्ड है 2023 का बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए, ये किसको दिया गया है, जगदीश बाकन को। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, पढ़िए। ठीक है, और
6 मंथ के करंट अफेयर्स इसी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, पार्ट 2 के साथ जल्दी। ठीक है, पार्ट 2 भी जल्दी देंगे, जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा जून, पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए तैयारी जबरदस्त करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।